ललई सिंह यादव, इन्हें उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और पेरियार ललई सिंह यादव के नाम से ख्यात हुए। लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के साथ ही अपने नाम के आगे से अपनी जाति त्याग दी और ये खुद अपने नाम में यादव नहीं लगाते थे। लेकिन मैं इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि उनकी जाति त्यागने के पीछे एक सोची समझी रणनीति रही। पेरियार ललई सिंह यादव ने अगर अपने नाम के आगे से यादव हटाया तो इसके पीछे एक गहरा तर्क है। इस बात की गंभीरता को मानते हुए मैं रेखांकित करने का जोखिम उठा रहा हूं कि वो उस यादव समुदाय से थे, पिछड़े वर्ग में आने वाले यादव समुदाय से थे, जिस यादव समुदाय के लोग आज अपना नायक किसी मिथकीय देवता या किसी मिथकीय चरित्र में ढूंढते हैं। मैं पेरियार ललई सिंह यादव पर बात करते हुए इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि पेरियार कहने के पीछे क्या वजह थी, क्यों उन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा गया, किसने कहा था उत्तर भारत का पेरियार, यानी दक्षिण के, या मैं दक्षिण क्यों कहूं, मैं तो कहूंगा कि इस भारत के आधुनिक राष्ट्र होने के निर्माता चंद नामों में से एक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जो दक्षिण भारत के थे, उनसे ललई सिंह का रिश्ता क्या था। ललई सिंह के कौन से काम पेरियार से जुड़ते हैं और कौन उन्हें पेरियार कहता है, वे कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा, ललई सिंह को क्यों याद किया जाना चाहिए। ललई सिंह ने अपने जीवन में ऐसे कौन से काम किए थे जिसके चलते ललई सिंह को याद करना जरूरी है। ये एक गंभीर सवाल हमारे सामने है। जे एन आदित्य एक जीवनी लिखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाप्राण कर्मवीर पेरियार ललई सिंह। बातचीत शुरू करने से पहले, इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले, मेरा मन है कि मैं आपसे पूछूं कि आप कितना जानते हैं पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में। क्यों जानना जरूरी है और क्यों ऐसा हुआ कि इन्हें हम उत्तर भारत का पेरियार कह रहे हैं। सिद्धार्थ लिखते हैं अपने लेख में फॉरवर्ड प्रेस में, उनके नाटकों और साहित्य में उनके योगदान के बारे में कवल भारती लिखते हैं कि यह साहित्य हिंदी साहित्य के समानांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था जो पेरियार ललई सिंह यादव
लिखते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिसने हिंदू नायकों और हिंदू संस्कृति पर दलित वर्गों की सोच को बदल दिया था। यह नया विमर्श था और हिंदी साहित्य में बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा की और श्रवण संस्कृति तथा वैचारिकी में के लिहाज से नव जागरण की बात की। यानी हिंदी साहित्य हो या साहित्य इतिहास हो या पूरे देश का इतिहास हो, उसमें पेरियार ललई सिंह की साहित्य, और जब पेरियार ललई सिंह पर बात होती है तो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, एक लंबी विरासत है। उस विरासत पर बात करते हुए एक बात और जोर देकर रेखांकित करना चाहूंगा। दो तरह से चीजों को देखा जा सकता है। बहुजन तबके में जो सामाजिक पृष्ठभूमि के तबके सांस्कृतिक तौर पर सजग हैं, मसलन दलित तबका, और दलित तबके में भी कुछ खास तबके के लोग, या सवर्ण तबका जो बौद्धिक रणनीति बनाता है, वो एक आरोप लगाते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग के भीतर आने वाली जातियां कभी सामाजिक या सांस्कृतिक या सांगठनिक तौर पर सक्रिय या सजग नहीं रही। लेकिन मैं इस आरोप को खारिज करता हूं। यह आरोप शुद्ध रूप से तथ्य के अभाव में, सूचना या जानकारी के अभाव में और एक खास पूर्वाग्रह से लगाया जाता है। इस आरोप के खिलाफ हमें तथ्य से अपनी बात रखनी चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना पेरियार ललई सिंह, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और बाद में चल करके रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, ये एक लंबी विरासत है। शिवदयाल सिंह चौरसिया, ये सारे लोग बैकवर्ड क्लासेस लीग या पिछड़े वर्ग के बीच से आकर के पिछड़े वर्ग के भीतर सांस्कृतिक, सामाजिक और सांगठनिक भूमिकाएं अदा कर रहे थे। पिछड़े वर्ग के भीतर लगातार इस बात का कोशिश कर रहे थे कि पिछड़ा वर्ग भी सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर सजग है। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि आजादी के बाद लोहिया के नारे की प्रतिष्ठा हुई, और मतलब आजादी के बाद क्या, आजादी के वक्त भी और आजादी के बाद खास तौर पर, संसोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, बाबू जगदेव के नारे की प्रतिष्ठा हुई कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो यह एक गंभीर बात है कि पिछड़े वर्ग के भीतर सामाजिक, सांस्कृतिक और सांगठनिक काम हुए हैं, समानांतर हुए हैं, और ये पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हो, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हो, रामस्वरूप वर्मा हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, शिवदयाल सिंह चौरसिया हो, लगातार इन लोगों ने वह जमीन बनाई जिसमें मंडल कमीशन की हम एक इमारत देखते हैं। लेकिन ठीक बात है, आलोचना इसकी जरूर होनी चाहिए कि पिछड़े वर्ग जिसकी आबादी इस देश की आधी से आबादी से ज्यादा है, यानी इस देश का हर दूसरा व्यक्ति पिछड़े वर्ग से आता है। यानी अगर इस पिछड़े वर्ग ने आजादी के बाद अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और सांगठनिक क्षमता को बढ़ाया होता,
मिथकीय कर्मकांडीय आडंबरीय धार्मिक कलेवर की बजाय पिछड़ा वर्ग अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजा होता तो आज देश की इतनी दुर्गति न होती। यह भी बात ठीक है, लेकिन पिछले वर्ग में काम हुआ है, पिछड़े वर्ग के भीतर सामाजिक सांस्कृतिक नायक हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उन नायकों को बार बार रेखांकित करके अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाने की जरूरत है। और पिछड़े वर्ग ही क्यों, पूरे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के लोगों की जो भूमिका है उसे रेखांकित करने और क्लेम करने की जरूरत है। कैसे? पेरियार ललई सिंह से देखिए। बलिदान न सिंह का होते सुना, वैचारिकी देखिए और इस वैचारिकी में पेरियार ललई सिंह यादव को देखिए। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर चढ़ाए गए। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए। बहुत आसान हिंदी है, गंभीरता से पकड़ेंगे तो पूरी वैचारिकी समझ में आ जाएगी कि वो किसको संकेत कर रहे हैं। कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर चढ़ाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, पादप मतलब पौधे, टेढ़े पौधे कभी काटे नहीं गए। सीधों पर आरे चलाए गए, जो सीधे थे वही उन्हीं पर आरे चलाए गए, काटा गया। बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। यह बात जितनी सच पिछड़े वर्ग के लोगों पर है उतनी ही सच इस देश के वंचितों, शोषितों, बहुजनों के ऊपर है, कमेरा जाति, शमशील जातियों के ऊपर है। कि ताकत अगर है, एकजुटता है, वैचारिक स्पष्टता है तो वे दमदारी से अपने हक के लिए लड़ते हैं। खुद ईवी रामास्वामी नायकर, जो खुद गडरिया या पाल बघेल जाति के थे, अचानक 20 दिसंबर 1973 की सुबह इस लोक से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के पश्चात एक विशाल जनसभा चेन्नई में बुलाई गई, मद्रास चेन्नई में, और उसमें ललई सिंह को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। रामास्वामी नायकर पेरियार की श्रद्धांजलि सभा में दिए गए इनके भाषण का प्रभाव इतना गहरा पड़ा, वैचारिकी इतनी स्पष्ट थी कि ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की श्रद्धांजलि सभा में उमड़ी भीड़ ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए कि हमारे अगले पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव जिंदाबाद। यह वह विशेषण नहीं है जो किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को दिया हो, यह वह विशेषण है जिसे आम जनता ने खुद भीड़ में पेरियार ललई सिंह यादव को पेरियार का विशेषण दिया। यह एक महत्वपूर्ण बात थी जिसको आपको रेखांकित करने की जरूरत है। ललई सिंह का जन्म 1 सितंबर 1911 को कठारा झींझक कानपुर में होता है। पिता गज्जू सिंह आर्य समाज के प्रभाव में जनेऊ पहने, लेकिन फिर उन्हीं ने जनेऊ तोड़ा। एक किस्सा मिलता है कि उनके जनेऊ को किसी ने तोड़ दिया तो चौराहे पर ललई सिंह खड़े होकर के ललकारते हैं, कौन जनेऊ तोड़ने की हिम्मत रखता है। और ये सब बातें कहते हुए उसके बाद पेरियार ललई सिंह कहते हैं कि तुम्हारी जनेऊ हम खुद तोड़ते हैं और ऐसी जनेऊ हमें पहननी नहीं, और उसका विरोध करते हैं। 21 जुलाई 1967 को बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने यादव शब्द हटा लिया। ललई सिंह ने अपने नाम के आगे से यादव शब्द हटा लिया। मैं इसलिए बार बार यादव कह रहा हूं क्योंकि यादव जी लोग जय यादव जय माधव करें, लेकिन एक बार विचार करें कि वो कहां खड़े हैं, उनकी विरासत कहां से जुड़ती है और वर्तमान परिदृश्य उनसे किसकी मांग करता है। आप राम का विरोध करेंगे और जय यादव जय माधव करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे,
बहुत सारे यादव जी लोग नाराज होते हैं इस बात से। वो सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय शब्द क्षत्र से बना है, क्षत्र शब्द खत से बना है, खेत से बना है। खेत के उपासक जो थे, खेत के कमेरा जाति के लोग, खेती से क्षत्रिय बना है। ये सारे शब्द मैं जानता हूं। और कहना कि यादव क्षत्रिय जाति में आते हैं, शूद्र नहीं है। पेरिया ललई सिंह ने, ये एक किताब है, कवि नरेश बाबू बौद्ध की दलित और पिछड़ों का मसीहा ललई सिंह यादव, उत्तर भारत का पेरियार, इस शीर्षक से। मैं इन्हें राष्ट्र निर्माता कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने एक लेख लिखा है, पिछड़े अब और कब तक पिछड़ोगे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मैं कुछ कोटेशन ही पढ़ूंगा और आज कुछ बोलने वाला नहीं। शर्म आनी चाहिए उन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो अपना काम धंधा छोड़कर बहुमूल्य समय नष्ट करते हुए 20-20 दिनों तक अपने कंधों पर कांवड़ लादे पैदल गली गली में बम भोले की आवाज लगाने वालों से लेकर ब्रज की लट्ठमार होली में सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसा समाज अपना कभी उत्थान और उद्धार नहीं कर सकता। अगर यही कीमती समय अपने काम धंधे में लगाएं और साहित्य के अध्ययन में लगाएं तो शीघ्र ही स्वयं नव उन्नति की ओर बढ़ेगा और अपने दबे कुचले समाज को जागृति दिलाने में कामयाबी होगी। और अभी सुनाऊंगा, जीवनी पर कुछ बात कर लेते हैं। तो उस पिछड़े वर्ग के भीतर एक चेतना पैदा करनी, इसलिए मैं बार बार उनकी जाति का उल्लेख कर रहा हूं। ललई सिंह जी 1933 में ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे, पर कांग्रेस के स्वराज का समर्थन करने के कारण जो ब्रिटिश हुकूमत में जुर्म था वो 2 साल बाद बर्खास्त कर दिए गए। आगे उन्होंने अपील की और अपील में वह बहाल कर दिए गए। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की और इसके सर्वसम्मत से अध्यक्ष बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाई और उनके लिए उच्च अधिकारियों से लड़े। जब अमेरिका में भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनाई तो भारतीय सेना के जवानों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए सोल्जर ऑफ द वॉर पुस्तक लिखी गई थी। ललई सिंह ने उसी की तर्ज पर 1946 में सिपाही की तबाही नाम से एक पुस्तक लिखी, जो छपी तो नहीं थी मगर टाइप करके उसे सिपाहियों में बांट दिया गया था। लेकिन जैसे ही सेना के इंस्पेक्टर जनरल को इस किताब के बारे में पता चला, उसने अपनी विशेष आज्ञा से उसे जब्त कर लिया। सिपाही की तबाही वार्तालाप शैली में लिखी गई किताब थी। यदि वह प्रकाशित हुई होती तो उसकी तुलना आज महात्मा ज्योतिबा फूले की किसान का कूड़ा और अछूतों की कैफियत किताबों से होती। इसके 1 साल बाद ललई सिंह ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी। उसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1947 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और उन्हें 5 साल तक सश्रम कारावास की सजा हुई। 9 महीने जेल में रहे और जब भारत आजाद हुआ तो अब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य के विलय के बाद 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। 1950 में सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद वह ग्वालियर में अपने गांव झींझक आ गए। ग्वालियर से अपने गांव झींझक कानपुर आ गए और आजीवन वहीं रहे। अब वह समाज को बदलने की दिशा में कार्य कर रहे थे। इसके लिए साहित्य को माध्यम बनाया। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा। नाटक लिखने की प्रतिभा उनमें अद्भुत थी, जिसका उदाहरण सिपाही की तबाही में देख चुके थे लोग। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके लेखन की शुरुआत नाटक से हुई। उन्होंने 5 नाटक लिखे: अंगुली माल नाटक, शंभूक वध, संत माया बलिदान, एकलव्य और नाग यज्ञ नाटक। संत माया बलिदान नाटक सबसे पहले स्वामी अच्युतानंद ने 1926 में लिखा था, जो अनुपलब्ध था। ललई सिंह ने उसे लिखकर एक अत्यंत आवश्यक कार्य किया था। गद्य में भी ललई सिंह ने 3 किताबें लिखी थी: शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती,
सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। इसके सिवा उनके राजनीतिक सामाजिक रैकेट तो लाजवाब थे। यह साहित्य हिंदी साहित्य के समानांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था, जिसने हिंदू नायकों और हिंदू संस्कृति पर दलित वर्गों की सोच को बदल दिया था। यह नया विमर्श था जिसका हिंदी साहित्य में अभाव था। ललई सिंह के इस साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा की और उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिकी का नवजागरण थे। इसी समय संभवतः 1967 में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में लखनऊ आए थे। उस काल में वह पूरे देश के बहुजनों के क्रांतिकारी नेता बने हुए थे। ललई सिंह जी भी उनसे बेहद प्रभावित थे। वह उनके संपर्क में आए और उन्होंने उनसे उनकी पुस्तक द रामायण अ ट्रू रीडिंग को हिंदी में लाने की अनुमति मांगी, लेकिन नायकर जी अपनी 3 अन्य किताबों के साथ इसके अनुवाद की अनुमति भी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी को दे चुके थे। इसलिए नायकर जी ने ललई सिंह जी से उस पर कुछ समय बाद विचार करने को कहा। जिज्ञासु जी ने, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी ने उनकी 3 पुस्तकें, जिनमें से पहली उनका संक्षिप्त जीवन परिचय अ पेन पोर्ट्रेट, दूसरी फिलॉसफी यानी भाषण और तीसरी सोशल रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन को श्री दयाराम जैन से अनुवाद कराकर एक ही जिल्द में पेरियार ईवी स्वामी नायकर नाम से बहुजन कल्याण माला के अंतर्गत 1970 में प्रकाशित करा दिया था, पर द रामायण अ ट्रू रीडिंग का अनुवाद वह नहीं कर सके थे। अंततः नायकर जी ने 1 जुलाई 1968 को पत्र लिखकर ललई सिंह को द रामायण अ ट्रू रीडिंग के अनुवाद और प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, जिन्हें पहले अनुमति दी थी वह अब उसे अभी तक प्रकाशित नहीं करा सके, इसलिए अनुमति आपको दी जाती है। 1968 में ही ललई सिंह जी ने द रामायण अ ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कर दिया। छपते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिंदू धर्मध्वजी उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला हाई कोर्ट में गया। वहां एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। फलतः 19 जनवरी 1971 को जस्टिस ए कीर्ति ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्त शुदा पुस्तकें वापस करे और अपलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्च दे। नायकर जी ने द रामायण ट्रू रीडिंग में अपने विचार के समर्थन में संदर्भ नहीं दिए थे। उस अभाव को पूरा करने के लिए ललई सिंह ने सच्ची रामायण की चाबी किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने वे तमाम साक्ष्य और हवाले दिए जो सच्ची रामायण को समझने के लिए जरूरी थे। श्री ललई सिंह पेरियार ललई सिंह यादव बने और इस पूरे बात का जिक्र हमने उनकी किताब में किया है। ये एक ऐसे वैचारिक नायक की पूरी जीवनी है, पूरा खाका है, जिसको हम नहीं, लोग गालियां देते हैं पेरियार ललई सिंह यादव को, और यादव लोग ज्यादा गाली देते हैं। पता है क्यों? इस वजह से, मैं जो पढ़ रहा हूं उसकी वजह से। बहुजन होता है, बहुजन सुखाए पिछ का मूवमेंट, उस विचारधारा से जुड़ जाइए और साहित्य का गहन अध्ययन स्वयं और अपने बच्चों को कराइए तथा मनुवाद के चंगुल से छूटकर स्त्रियों और पुरुषों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक संघर्ष करके दिलाइए। पिछड़े वर्ग के लोगों, आप ये काम करिए। पिछड़ा वर्ग ही हिंदू धर्म को बढ़ावा और चलाने वाला पिछलगुआ समाज है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग, खासकर यादव जी लोग, पेरियार ललई सिंह यादव को बड़ी गालियां देते हैं। क्यों गालियां देते हैं इसको समझिए। पिछड़े वर्ग को ललकारते हुए पेरियार ललई सिंह ने क्या लिखा है? संपूर्ण भारत में अन्य वर्गों की अपेक्षा पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है तथा ये काफी संपन्न भी हैं। यदि पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मानसिकता दासता को छोड़ दें तो अन्य वर्गों को वो पीछे छोड़ सकते हैं। यही वर्ग पाखंडवाद, अंधविश्वास में पूर्ण रूप से अपनी आस्था रखने वाला समाज है, जो आगे चलने की बजाय उल्टा पीछे की ओर जा रहा है। नर नारियों द्वारा सूर्य को जल चढ़ाना, गंगा जमुना में अपना पैसा डालना, जानते हुए भी परंपरागत रूढ़ियों को मानना उसकी दास्ता की प्रमुख पहचान है।
जो संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, उस आरक्षण का चंद मुट्ठी भर मनुवादी लाभ ले रहे हैं। पिछड़े वर्ग के नौजवान संघर्षशील सामाजिक परिवर्तन करने वाले भाइयों से कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है हम और आपको आजाद होने का। हिंदू धर्म को बरकरार रखने वाला बैकवर्ड ही अग्रणी है। अहीर, लोधी, कुम्हार, तेली, तमोली, कुल, कूली, नाई, बढ़ई, गडरिया, कुर्मी, खटीक, लुहार, धोबी, धानुक आदि तमाम लोग मनुवादियों की कठपुतली बने हुए हैं। कल्पना करिए आज जब मौर्य जी, पटेल जी, कुशवाहा जी, कुर्मी जी, अहीर जी, यादव जी, तमाम जी लोग जो हैं, जब ये भाजपा के सबसे बड़े एजेंट बन के खड़े हैं, ऐसे वक्त में ललई सिंह होते तो क्या करते? ये विचार करने का वक्त है। आप नाराज हो सकते हैं, कुछ पार्टियों से नाराज हो सकते हैं, आप नए राजनीतिक दल बनाते, आप किसी पार्टी से नाराज होकर के आप मतलब कुल्हाड़ी को जंगलों ने इसलिए चुन लिया क्योंकि उनको काटने वाली कुल्हाड़ी के मूठ भी लकड़ी का था। आप नाराज होकर के कहां बैठ गए? नया आंदोलन खड़ा करते, नई सांस्कृतिक जमीन बनाते। आप हिंदू धर्म के उस खांचे में चले गए जिसने सबसे ज्यादा सांस्कृतिक शोषण किया। और अगर आपका शोषण किया तो वर्तमान परिदृश्य में क्या है? उत्तर प्रदेश की एक भी वैकेंसी ऐसी बता दीजिए जिसमें आरक्षण का पालन हो रहा हो। अन्य पिछड़े वर्ग की किसी भी जाति को मैं दावा करता हूं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उनका घर क्यों धुलवाया था भूल गए। अगर वो क्षत्रिय थे, यादव क्षत्रिय होते हैं, तो एक मठाधीश मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका आवास धुलवाया। ये तो क्षत्रिय यादव होते हैं ना, ये क्षत्रिय यादव होते हैं, तो इनको हर वैकेंसी में सबसे कम यूआर में अगर क्वालिफाई करके तब भी क्यों नहीं लिया जा रहा? एक भी वैकेंसी, तमाम साथी मैसेज करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। हिम्मत मतंग जी, आप भी कभी कभी गांधी के प्रति मोह रखते हैं। पता नहीं, हिम्मत जी थोड़ी हिम्मत करिए ना, आप प्रमाण दीजिए कि मैं कहां ऐसा करता हूं। और दूसरी बात ये कि मोह रखना इसकी बजाय मैं तो ये कहता हूं कि एक वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। और जहां गांधी बनाम अंबेडकर की डिबेट होगी वहां मैं अंबेडकर के साथ हूं। गांधी बनाम भगत सिंह की डिबेट होगी तो मैं भगत सिंह के साथ खड़ा हूं। गांधी बनाम लोहिया की बात होगी तो मैं लोहिया के साथ खड़ा हूं। इसलिए अब इसका मैं क्या जवाब दूं? फिर से वो पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें रिजर्वेशन फॉलो किया जा रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र में आपका हित है, ओबीसी की जातियों, जो छत्री बन रहे हैं उनका भी, जो छत्री नहीं बन रहे हैं उनका भी, तो ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? आरक्षण को खत्म कर दिया गया है निजीकरण करके। भाई आरक्षण लागू तो सरकारी नौकरियों में ही तो होता है, प्राइवेट नौकरी में तो कोई आरक्षण ही नहीं मांग पाए आप। जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, जिसने 1 रुपए भी सरकार का लिया हो उसमें आरक्षण होना चाहिए। तो आपकी आबादी देश की आधी आबादी थी, तो आपको लड़ाई लड़नी थी आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी हो। देश की आधी आबादी की हर सत्ता प्रतिष्ठान में, शिक्षा में, रोजगार में, वकील में, जज में, प्रोफेसर में, प्रिंसिपल में, वाइस चांसलर में, मीडिया में, डीएम में, एसपी में, सिपाही में, कर्मचारी में, इंजीनियर में, एक एक वैकेंसी में आधा ओबीसी होना चाहिए था। लड़ाई तो ये लड़नी थी। उसके बाद आप बेशक कांवड़ झोटे, उसके बाद आप बेशक राम मंदिर में चंदा देते, उसके बाद बेशक आप हिंदू राष्ट्र बनवाते, लेकिन आप कहां फंसे हैं? आप तो हिंदू राष्ट्र बनवा रहे हैं और पीछे आपके क्या हो रहा है? एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं जिसमें रिजर्वेशन पालन हो रहा है, तो मारे सब जाएंगे। बस दिक्कत ये हुई कि ओबीसी आज भी एक यूनाइटेड नहीं है। सबसे ज्यादा मजबूत तबका सबसे ज्यादा विखंडन का शिकार है, सबसे ज्यादा आपस में उनमें कोई तालमेल नहीं है। ये एक संकट है, एक चुनौती है।
पेरियार ललई सिंह लिख रहे हैं, हिंदू धर्म को बरकरार रखने वाला बैकवर्ड ही अग्रणी है। अहीर, लोधी, कुम्हार, तेली, तमोली, कोल, कोली, नाई, बढ़ई, गडरिया, कुर्मी, खटीक, लुहार, धोबी, धानुक आदि तमाम लोग मनवादियों की कठपुतली बने हुए हैं। जिस तरह हिंदू धर्मावलंबी लोग नचाते हैं, उसी तरह पिछड़े वर्ग के लोग नाचने पर मजबूर रहते हैं। जिस तरह वह लोग दौड़ाते हैं, उसी तरह पिछड़े वर्ग के लोग दौड़ने पर मजबूर रहते हैं। पेज नंबर 42-43 इस किताब से पढ़ रहा हूं। पढ़ेंगे नहीं आप, आपके घर में तो रामचरितमानस होगी, आपके घर में तो गीता होगी, श्रीमद् भागवत का पाठ करते होंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता राक्षण को खत्म करने वाले कर रहे। कर्म आप करते जाओ। आप तो कमेरा जाति के लोग हो ना, अन्य पिछड़े वर्ग के सारे लोग तो कमेरा जाति के लोग हैं, श्रमशील है, कृषक है, कामगार है। छोड़ो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम नहीं मानते वर्ण व्यवस्था, तो हम नहीं कहेंगे कौन क्षत्रिय कौन शूद्र। मत कहो अपने को शूद्र, अगर इसी में आप खुश हैं तो मत कहिए अपने को शूद्र। है तो किसान जाति के लोग, है तो कमेरा जाति के लोग, है तो आप श्रमशील जाति के लोग, वंचित में तो आते हैं ना। और आप गीता की पाठ कर रहे थे, आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे थे, आप श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, और पीछे से हर नौकरी से आरक्षण खत्म कर दिया गया। 13 पॉइंट रोस्टर कौन लाया था? मीडिया में रिजर्वेशन कौन विरोध करता है? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाने से कौन विरोध करता है? महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा का कौन विरोध करता है? जरा खोज करके सबके टाइटल पढ़िए, तो हिंदू राष्ट्र में क्या ये सब मिल जाएगा आपको? ये विचार करने का वक्त है। आज वर्तमान परिदृश्य आपसे बेहद अहम चुनौती की बात, मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, पेरियार ललई सिंह यादव की, इन लोगों में तो इतनी हिम्मत थी ना कि सच्ची रामायण लिखें। कभी पढ़िएगा मौका निकाल करके, सच्ची रामायण का मतलब क्या है। राम मंदिर बनाने के वक्त में सच्ची रामायण का पाठ करना, उसकी बात कहना, यह भी कितना मुश्किल। लिंचिंग हो जाएगी। गनीमत थी कि तब लिंचिंग नहीं होती थी, लेकिन तब भी लोग इनके विरोधी थे। आज भी लोग सच्ची रामायण और इन लोगों का परिचय, इन लोगों की बात नहीं करते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनके चेहरा देखिएगा, कभी ध्यान से देखिए। ये हिंदू राष्ट्र के लोग नहीं हैं। लेखक वो है जो किसान, कामगार, कमेरा जाति के लोग हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछने का वक्त आ गया है। मैं कुछ कोटेशन मैं पढ़ना चाह रहा हूं, वो कोटेशन मैं जरूर पढ़ना चाह रहा हूं। तभी उन्होंने राम की आलोचना की, आर्यों के भगवान की आलोचना की, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि इसको मैं अगर पढ़ दूं तो मैंने जितना ये नोट्स तैयार किया था अपना, वो इसी किताब से, जो उनकी जीवनी है उस किताब से ही तैयार किया था। तो इसको मौका निकाल करके कभी पढ़िएगा। कुछ चीजें बस मैं संकेत करके आगे बढ़ जा रहा हूं, वक्त ज्यादा है। आज की शिक्षा पर नजर डालते हुए दलित और पिछड़ा वर्ग आईएएस, आईपीएस, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य तमाम पदाधिकारी ऊंची शिक्षा प्राप्त करके भी अंधविश्वासी हैं। क्या ये देवी देवता, भूत प्रेत, चुड़ैल, अन्य तमाम पत्थर पूजा में आस्था रखते हैं? क्या यह मनुवादी मानसिकता का प्रमुख पात्र है? राम और कृष्ण को वह सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं? लेखकों के अनुसार राम पूजा के पात्र नहीं, इसलिए झूठों के ठेकेदारों को अब दाल गलनी नहीं चाहिए। इन झूठे पन्नों को फाड़कर सच्चाई का परचम लहराना चाहिए, यह कह रहे हैं पेरियार ललई। रामायण की कलाकारी देखिए, जिसने राम और सीता द्वारा दूसरे के प्रति आराध्य करने में सहायता देने वालों को भी हीन भावना से पुकारा गया। रावण को राक्षस बताया गया, हनुमान व सुग्रीव व बाली को बंदर बताया गया, महामंत्री जामवंत को रीछ बताया गया, वयोवृद्ध नेता जटायु को गिद्ध बताया गया, महान विद्वान काक भुसुंडी को कौवा कहा गया। तमाम महान विभूतियों की तरह उपाधियां इनको नहीं दी गई। आर्यों ने शूद्रों को अपमानित ढंग से तुच्छतम स्वाभिमान व अनभक्त बताकर, और इतना ही नहीं बल्कि घृणित निम्न स्तर के प्राणी कहकर अधर्मी, छली, कपटी, विश्वासघाती और बुरे जीवन जीने को बाध्य किया। तो इसलिए ऐसी रामायण का पाठ क्यों करेंगे? यह एक सवाल, सांस्कृतिक सवाल है। और आप राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं, तो वर्तमान परिदृश्य कहां है और हमारी विरासत कहां है? इन दोनों के बीच कोई तुलना है क्या?
राम ने सीता ही नहीं बल्कि अन्य स्त्रियों से विवाह किया था। राम ने सीता को रानी बनाने के लिए विवाह किया था, इसलिए कैकेयी की बहू यानी भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। इस प्रकार राजवंशीय नियमानुसार राम ने अपने विकसित इंद्रियों का आनंद लेने के लिए दूसरी स्त्रियों से विवाह किया था। राम ने यह कहकर सत्यता और न्याय का गला घोटा है। राम ने अनेक स्त्रियों के नाक कान काटे थे। राम ने तमाम स्त्रियों को जान से मारा था। राम ने सैकड़ों स्त्रियों को गाली दी थी और अपमानित किया। राम, मैं ये पेज नंबर बोल रहा हूं, घबराइएगा मत। पेज नंबर 64, आर्यों के भगवान की असभ्यता, पेरियाल लई सिंह। कहां अब इतनी हिम्मत बची है? वर्तमान प्रदेश का, अरे आप आरक्षण बचा लो, आप में नहीं हिम्मत बची है। ओबीसी तबके में अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं बची है कि वो सांस्कृतिक इतने कठिन सवाल उठाएगा जो पेरियाल लई सिंह सच्ची रामायण में उठा रहे थे। वो आपके सांस्कृतिक रूप से गुलामी को दूर करना चाह रहे थे, नहीं हो पाएगा। हम बहुत गहरे अंधे कुएं में चले आए हैं, हम बहुत बुरे दौर में चले आए। अब वापस लौटना पता नहीं मुश्किल होगा कि नहीं। आपको कुछ नेताओं से बदला लेना था और आप कुल्हाड़ी का साथ देने लगे क्योंकि लकड़ी इसमें लगी थी और पूरा जंगल कुल्हाड़ी के साथ खड़ा हो गया। अब तो आप आरक्षण बचा लें मान्यवर, अब तो आप नौकरियों में आरक्षण बचा लें। मंडल कमीशन 54% आरक्षण की बात करता है। जितनी पिछड़े तबके की आबादी उतना आरक्षण मिल जाना चाहिए। तो लड़ाई जानी थी वहां तक कि हम जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और आपका 27% आरक्षण बच लिया। उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें ओबीसी की या आरक्षण की कोई नियम को पालन किया जा रहा है। और जहां सरकारी नौकरी है वो सब नौकरियां प्राइवेट की जा रही हैं। तो आप इतना ही बचा लें वर्तमान परिदृश्य में। अब आप राम पर क्या ही सवाल उठाएंगे, पेरियाल लई सिंह यादवों को क्या ही अपनी विरासत मानेंगे? बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। पिछड़े वर्ग की वीरांगनाओं की एक सूची दी है। बुद्ध शूद्र हैं और पिछड़े वर्ग की शाक्य जात से आते हैं। बुद्ध क्षत्रिय नहीं क्षेत्रीय हैं और खेत से बना हुआ है। आगे देखिए, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूं, कैसे अपनी विरासत से आप कट गए, इसलिए आप हिंदू फोल्ड में, कथित हिंदू फोल्ड में। आप सब किसान, हम सब किसान जातियों के लोग थे, लेकिन कहां फंस गए इसको देखिए। ज्योतिबा फूले माली यानी सैनी जाति के थे। सावित्रीबाई फूले, जो शाहू जी महाराज कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते थे। भीमराव अंबेडकर दलित जाति महार जाति से थे। बाबा गाडगे महाराज धोबी समाज में पैदा हुए थे और वो फटे पुराने कपड़ों को जोड़ करके पहनते थे। लोग कहते थे कि चकत्ती लगे कपड़े आप क्यों पहनते हैं बाबा गाडगे से? तो उन्होंने कहा मेरा समाज ऐसे टुकड़ों में बिखरा पड़ा है, मेरा वंचितों, बहुजनों, कमेरों जाति का वंचितों का समाज टुकड़े टुकड़ों में बट गया। मुझे सबको ऐसे ही जोड़ना जैसे उन्होंने कपड़े को जोड़ा था, सिलाई चकत्ती करके पहनते थे। ऐसे थे नायक आपके। कौन जानता है बाबा गाडगे को? रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये एक सोचने वाली बात। वर्तमान प्रदेश कहां खड़ा है और आप कहां खड़े हैं? पेरियार गडेरिया जाति के थे, यानी शेफर्ड जिसे कहते हैं। वीरांगना पन्ना दाई गुर्जर समाज से पैदा हुई थी। वीरांगना पन्ना, आप अपना इतिहास नहीं जानते। पेरियाल लई सिंह ने सब अपना इतिहास लिखा और कहा कि आप जानिए। झलकारी बाई वीरांगना पन्ना दाई गुर्जर समाज से, झलकारी बाई पिछड़े वर्ग की कोरी समाज से आती थी। नाई राजाओं का इतिहास देखिए, मौर्य वंश के पहले नाई राजाओं का इतिहास है। सीमांत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, गीत गोविंद ग्रंथ जयदेव लक्ष्मण सिंह। और देखिए अहिल्याबाई होलकर जिनका पुश्तैनी पेशा भेड़ बकरियों का पालन था। फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी निषाद मल्लाह जाति से आती थी। और ये सारे जो रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के स्थापक, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने की जरूरत है कि आपने अपनी विरासत खो दी, इसलिए आप कांवड़ ढो रहे हैं, इसलिए आप हिंदू धर्म बचाने में लगे हुए हैं और आपकी सारी सरकारी नौकरी का आरक्षण खत्म करके प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। किसान निजीकरण के खिलाफ लड़ रहा है। उस समय पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था कि सामाजिक न्याय को बचाना है तो निजीकरण का विरोध करना होगा, या निजीकरण में निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दो, करो निजीकरण। तुम 85% जनता को 85% आरक्षण निजीकरण में दे दो, देखिएगा निजीकरण रुक जाएगा।
देश बिक रहा है। इस बजट में देश को बेच दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उसका नारा देने वाले ने देश बेच दिया। और आप निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे, फिर आप कैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं? ये एक सवाल है। इन सवालों का विचार करते हुए अगर हम पेरियार ललई सिंह की विरासत को बात करें, वर्तमान परिदृश्य को याद करें, तभी हम कुछ बचा पाएंगे, वरना मुश्किल है। चूंकि आज मेरा तुरंत एक और कार्यक्रम है, इसमें जाना है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा, विचार करिएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। और हमारी आंखों के सामने से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हमारी आंखों के सामने से निजीकरण किया जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। हमारी आंखों के सामने एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं क्लियर हो रही है जिसमें रिजर्वेशन को फॉलो किया जा रहा हो, और आप हिंदू बने बैठे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम पेरियार ललई सिंह यादव को सच्ची शहादत पे उनको याद करके उनको सच्ची स्मरण नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अपनी वैचारिक विरासत को बचा पाएंगे तो आने वाले वक्त में पीढ़ियां याद करेंगी कि हाँ, उस दौर में भी कुछ लोग लड़ रहे थे और उन्होंने बचा करके हमें कुछ सौंपा है। वरना आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी कि आपने अपनी आंखों के सामने सब कुछ लुटा दिया, न आरक्षण बचाया, न सरकारी संस्थान बचाए, न शिक्षा बचाई, न रोजगार बचाया, सब कुछ लुटा दिया अपनी आंखों के सामने। उस सवाल का जवाब आपके पास क्या होगा? विचार करिएगा। मुश्किल वक्त है, एक होते हैं, मिलकर लड़ते हैं और एक हो जाइए। छोटी छोटी चीजों में उलझने की बजाय एक बड़ा दिल करके हम एक हों और इस देश को बचाएं। ये देश हमारे पुरखों ने बनाया और कोई और उसे बर्बाद कर रहा है। ये सारी कमेरा जाति, चौधरी छोटू राम के शब्दों में कहे, कमेरा जाति के लोग एक हो जाओ। देश आपका है, इस देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।